जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस प्यारी सी वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आपसे सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन को हिंदी में हम लोग वृत्ताकार गति कहते हैं, या इसको जो है वृत्तीय गति के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस सेक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो वृत्ताकार गति है यानी कि जो वृत्तीय गति है उसके सबसे पहले की पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को लेके आते हैं, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले समझने वाले हैं यूसीएम को। यूसीएम को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए कि क्या इसका जो है आंसर आ सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं एक समान, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है इसको। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी होगी। हम ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल हमारे पास है और वो पार्टिकल जो है किसी वृत्ताकार, ठीक है, पथ पर गतिमान है। ठीक है, वो पार्टिकल क्या है? किसी वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये वेलोसिटी है हमारी, ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक समान चाल से अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गतिमान है, एक समान चाल से, ठीक है, एक समान चाल से अगर वो कोई कण जो है गतिमान है, ठीक है, तो हम ऐसी गति को, ऐसी वृत्तीय गति को हम क्या कहेंगे? यूसीएम कहते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, कुल मिला के हम लिख सकते हैं एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, ठीक है, पार्टिकल मूव इन अ सर्कल। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या? पार्टिकल मूव इन अ सर्कल, पार्टिकल मूव इन अ सर्कल, पार्टिकल सर्कल में मोशन करेगा विद कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। विद कांस्टेंट स्पीड यानी कि कण, ठीक है, कण नियत चाल से, हम कहेंगे कण जो है नियत चाल से, कण नियत चाल से वृत्तीय गति करेगा, ठीक है। कण नियत चाल से वृत्तीय गति करेगा, ठीक है, या वृत्तीय गति करता है, ठीक है, वृत्तीय गति करता है। अब कांस्टेंट चाल का यहाँ क्या मतलब है? कांस्टेंट चाल का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, दिशा जो है निरंतर बदल रही है। तो यूसीएम के बारे में आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, मैं यहाँ पॉइंट्स लिख देता हूँ। सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि इसमें जो है स्पीड क्या रहती है? स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, यानी कि इसमें जो होती है हमारी जो चाल होती है, ठीक है, जो हमारी चाल होती है वो क्या रहती है? नियत रहती है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी जो होता है यानी कि जो वेग होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका वेग होता है वो वेग जो है नियत नहीं रहता है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई वेग नियत क्यों नहीं रहता है? तो आप सीधा सीधा आंसर इसका यहाँ से कर सकते हैं कि वेग नियत इसलिए नहीं रहता है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, आप लिख सकते हैं इस तरह से, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है? बदल जाता है। बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्योंकि, हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दिशा, ठीक है, क्योंकि दिशा बदल रही है, क्योंकि दिशा बदल रही है। और दिशा के बदलने से क्या होता है? वेग बदल रहा होता है, क्योंकि दिशा बदल रही है। अब अगर वेग बदल रहा है तो इसका मतलब ये कैसी गति है? ये एक त्वरित गति है, ठीक है। अगर वेग बदल रहा है तो ये कैसी गति है? एक त्वरित गति है। तो तीसरा पॉइंट हम ये याद रखेंगे यूसीएम के लिए, ठीक है, क्या? कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या याद रखेंगे? इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन,
ठीक है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि यह एक त्वरित गति है। ठीक है, क्या है, यह एक त्वरित गति है। यह एक कैसी गति है, त्वरित गति है, यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर नाम भी याद कर लीजिए। यहाँ एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल का मतलब यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, यहाँ अभिकेंद्र त्वरण आपको देखने को मिलता है, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि सर ये जो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, इसका नाम सेंट्रीपीटल क्यों है। इसका नाम सेंट्रीपीटल रखने की वजह ये है कि भाई इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा केंद्र की ओर होती है। इसकी दिशा हमेशा क्या होती है, केंद्र की ओर होती है। ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर इसकी जो है डायरेक्शन होती है। ठीक है, ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये जो एंगल होता है, हमेशा ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नजर आता है। अच्छा, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन का सूत्र क्या होता है, तो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v² अपॉन r। तो ये फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है v² अपॉन r। तो ये कुछ चुनिंदा बातें थी। ठीक है, चौथी बात आप याद रखिएगा कि यूसीएम में क्या होता है, यूसीएम में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है क्योंकि अभिकेंद्र बल कोई कार्य नहीं करता, इस वजह से गतिज ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है, ये भी याद रखना है। तो कुछ एक और बात हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी बात, मान लीजिए ये कोई सर्कल है और इस सर्कल में कोई पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है, और ये हम बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से ये हम दो पॉइंट आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ए से जाकर वो बी पहुंचा है। ठीक है, और ये सेंटर है और ये इसका रेडियस हो गया आर। तो मान लो जब वो ए से बी गया है तो उस समय ये जो एंगल है यहाँ पर, वो एंगल आपका डेल्टा थीटा है, और ये जो चाप है वो डेल्टा एस है। तो डेल्टा थीटा को हम क्या कहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि डेल्टा थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा थीटा को हम कोणीय विस्थापन के नाम से जानते हैं। डेल्टा थीटा को हम किस नाम से जानते हैं, डेल्टा थीटा को हम जानते हैं कोणीय विस्थापन के नाम से। कोणीय विस्थापन इसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और जो डेल्टा थीटा होता है ना दोस्तों, वो डेल्टा एस अपॉन आर होता है। ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। और इसकी एसआई यूनिट अगर आपसे पूछे कोई, ठीक है, कि बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, रेडियन इसकी एसआई यूनिट होती है। अब अगर हम इस डेल्टा थीटा को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, मान लो ए से बी तक जाने में पार्टिकल ने डेल्टा टी टाइम लिया हो, तो अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा तो इसी को कहते हैं ओमेगा। तो ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये इसकी एवरेज जो है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं औसत कोणीय वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, औसत, ध्यान से समझे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, औसत कोणीय वेग कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, औसत कोणीय वेग, यानी कि इसको कहा जाता है एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये बात सभी लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अगर हम ये कहेंगे इफ डेल्टा टी बहुत छोटा हो, ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी डी थीटा बाई डी टी। ये भी एक सूत्र है, लेकिन ये कब है, जब समय क्या हो, बहुत कम हो। अच्छा, ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अच्छा दूसरी बात याद रखिएगा कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के भी बराबर होता है। ठीक है, और जो है ओमेगा जो होता है वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर भी होता है। यहाँ जो एफ है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और टी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब
इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम आवर्त काल के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। दूसरी बात, आपको एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला याद रखना है कि V इज इक्व टू होता है आर ओमेगा। V इज इक्व टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, ठीक है। V इज इक्व टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला भी सबको याद रखना है। और वेक्टर फॉर्म में अगर आपको याद रखना है तो V इज इक्वल टू होता है ओमेगा, ठीक है, क्रॉस आर। तो ये भी सबको याद रखना है, ठीक है। ये कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में एक संबंध होता है, इसको आप सबको याद रखना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है हमारा, वो है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप v की जगह पर आर ओमेगा रख देंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, दो बातें। तो इतनी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब याद रखेंगे। ओमेगा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। चलिए पहला सवाल करते हैं। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि द्रव्यमान m का एक पत्थर l लंबाई की एक डोरी से बांधा गया है तथा स्थिर चाल v से वृत्त में घुमाया जाता है। यदि डोरी को छोड़ दिया जाए तो पत्थर कैसे जाएगा। देखो हमेशा याद रखो, ठीक है, कि आपको ये सवाल ये दिया गया है कि आपके पास एक डोरी है, ठीक है, और डोरी से आपने ये पत्थर बांध रखा है m द्रव्यमान का, और ठीक है l इसका क्या है, लंबाई है, और आप इसको इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हो। अगर आपने इसको छोड़ दिया, देखो अभी तो यहाँ पर टेंशन काम कर रही है, लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये कैसे जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। तो यानी कि स्पर्श रेखीय रूप से जो है, जब आप डोरी को अगर छोड़ देते हैं या डोरी टूट जाती है बीच में से, तो ये स्पर्श रेखीय रूप से निकल जाता है। जैसे आपने साइकिल चलाई होगी, पानी है, ठीक है, पानी में आपने जो है साइकिल का पिछला टायर रखा और आपने पैडल चलाया तो आपने देखा पानी सीधा इस तरह से ऊपर जाता है। तो सीधे सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं, सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि टेंजेंशियली आउटवर्ड, यानी कि वो सीधा जो है बाहर की तरफ जाएगा, किस तरह से, स्पर्श रेखीय रूप से, ठीक है। तो टेंजेंशियली आउटवर्ड को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, स्पर्श रेखीय बाहर, ठीक है, स्पर्श रेखीय रूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, स्पर्श रेखीय रूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये देखिए सवाल एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर हम इसको बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कण एक वृत्ताकार पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। एक अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये यूसीएम का केस है। अगर बराबर बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है तो इसका मतलब ये केस कौन सा है, तो यूसीएम का केस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कनेक्टेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यूसीएम अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, उसमें क्या रहता है, स्पीड इज कांस्टेंट, यानी कि चाल क्या होती है, चाल नियत रहती है, ठीक है। स्पीड इज कांस्टेंट का मतलब है चाल नियत रहती है, चाल हमारी कैसी रहती है, नियत रहती है। ये बात याद आपको करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एसेलरेशन भी तो नियत रहना चाहिए। नहीं नहीं, देखो एसेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो एसेलरेशन, देखो सुनो मेरी बात, अभी हम सर्कल अगर यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, तो एसेलरेशन सदैव सेंटर की तरफ तो है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दिशा तो बदल रही है ना। देखो अभी इधर की तरफ था, अभी नीचे की तरफ हो गया, अब फिर राइट की तरफ हो गया मेरे, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ हो गया, तो यहाँ पर दिशा बदल रही है। और दिशा बदलने से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला यहाँ पर, ठीक है। अब आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, नहीं नहीं, देखो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों यहाँ पर जो है परिवर्तन होंगे। तो सिर्फ सिर्फ क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है, इस क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कण प्रत्येक 2 सेकंड में 20 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ तय कर रहा है, तो उसकी चाल निकाल सकते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि 4 सेकंड के दौरान कण की औसत कोणीय गति कितनी होनी चाहिए,
ठीक है, तो कह रहा है कि द एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 4 सेकेंड। तो पार्टिकल कह रहा है डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर इन एवरी 2 सेकेंड। तो एवरी 2 सेकेंड में वो 20 मीटर का जो है रेडियस डिस्क्राइबिंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इन एवरी 2 सेकेंड। तो अगर हम इसकी स्पीड निकालना चाहें, अगर हम इसकी स्पीड निकालना चाहें यानी कि v अगर हम निकालना चाहें तो v हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? एक चक्कर पूरा करेगा तो 2 पाई r चलेगा और डिवाइड कर दीजिए किससे? टाइम से। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 पाई और रेडियस कितना है हमारा? 20 है। ठीक है, और प्रत्येक 2 सेकंड में बोला गया है तो 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये 20 पाई आ जाएगी आपकी स्पीड। अब उसने बोला ओमेगा निकालिए, तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग पढ़ते हैं। v इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? आर ओमेगा पढ़ते हैं। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू v बटे आर करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये 4 सेकंड कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि अगर यूसीएम का केस है तो v कांस्टेंट रहेगा और ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज भी। ठीक है, तो v कितना है हमारा? v हमारा 20 पाई है और रेडियस हमारी कितनी है सर्कल की? 20 है। तो इससे इसको काट दीजिए तो यानी आंसर आपका कितना बनेगा? यहाँ पाई बन जाएगा और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड होती है ओमेगा की यूनिट। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पाई रेडियन पर सेकंड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज गिवन बाय। तो 1 सेकेंड में वो कितना कोण बना लेगा? ठीक है, 1 सेकेंड में कितना कोण बना लेगा और v स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पर है और यहाँ से मान लीजिए वो यहाँ पहुंच जाता है और उसने जो एंगल यहाँ बनाया है वो ये एंगल बनाया है डेल्टा थीटा। ठीक है, अब ये क्या है? डेल्टा एस हो गया, ये डेल्टा एस हो गया हमारा। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v। तो यूनिफॉर्म स्पीड v से वो चल रहा है, तो यानी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो हम रख सकते हैं यहाँ पर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा रख सकते हैं। तो एंगल डिस्क्राइब्ड इन 1 सेकेंड। तो चलिए, अब ओमेगा के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि ओमेगा को ही तो हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर डेल्टा थीटा ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, और डेल्टा टी कितना आपका? 1 सेकेंड बोल रहा है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? देखो ये हो जाएगा v अपॉन आर। ठीक है, v अपॉन आर और ये डेल्टा थीटा और यहाँ पर 1 सेकेंड रख दीजिए, तो यानी कि ये हो जाएगा v इंटू आर टू दी पावर -1 और ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है, तो v आर टू दी पावर -1। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं टाइम टू टाइम, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो इसलिए रिवीजन पे ध्यान रखना होता है। तो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग राउंड अ सर्कल इज डबल्ड एंड इट्स एंगुलर स्पीड इज हाल्व। कह रहा है कि एक वृत्त के चारों ओर घूमते हुए एक कण की परिक्रमण गति दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। एंड एंगुलर स्पीड इज हाल्व, व्हाट हैपेंड टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो बताइए अभिकेंद्र त्वरण के साथ क्या होगा? देखिए अभिकेंद्र त्वरण की अगर हम बात करते हैं तो अभिकेंद्र त्वरण, स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल गोइंग राउंड अ सर्कल इज डबल एंड इट्स एंगुलर स्पीड इज हाल्व, और एंगुलर स्पीड को हमने आधा कर दिया। तो हमें पता है कि ये होता है v स्क्वायर बटे आर होता है, v स्क्वायर बटे आर होता है। तो यहाँ r के बारे में कोई हमें यहाँ जानकारी नहीं दी गई है। हमें ये भी पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो क्यों ना मैं यहाँ से r की जगह पर v बटे ओमेगा रख दूं, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ओमेगा और v के टर्म्स में दी है। तो चलिए मैं यहाँ रख देता हूँ इसको। सो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर, और r की जगह पर मैं v बटे ओमेगा रख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए v बटे जैसे ही मैंने ओमेगा रखा एक पावर यहाँ कट जाएगी, तो यानी कि ये हो जाएगा v इंटू ओमेगा हो जाएगा, v इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने v को तो डबल कर दिया, इसको तो आपने दो गुना कर दिया, इसको आपने आधा कर दिया, तो भाई कट जाएगा ना, कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। तो क्या आएगा? रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? रिमेन्स्ड अनचेंज्ड, यानी कि उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है कि एक कण एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, जब यह वृत्ताकार पथ का आधा भाग पूरा कर लेता है तो इसका कोणीय वेग किस कोण से बदल जाता है?
कोणीय वेग कह रहा है। देखो देखो ये बात आप हमेशा याद रखो प्यारे बच्चों, इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है ओमेगा को लेकर। तो ओमेगा जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, ओमेगा जो है घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। ठीक है, ओमेगा ऐसे होता है, ये ओमेगा हो गया। ठीक है, ओमेगा जो वेक्टर होता है वो इस तरह से काम करता है, ऐसे। ठीक है, वो कब काम करता है, जैसे बोतल का ढक्कन है ना, जब आप इसे ऐसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो ऊपर आएगा। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए मान ली इस तरह से घूम रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो ओमेगा फिर कैसे काम करेगा, तो ओमेगा जो काम करेगा इस कंडीशन में, ठीक है, ये बना देता हूं मैं यहां पर दोबारा से, तो इस कंडीशन में जो ओमेगा काम करेगा वो नीचे की तरफ होगा। तो आप एक बात बताइए, ठीक है, ये पार्टिकल घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो जब ये आधा चक्कर पूरा कर लेता है तो कोणीय वेग किस कोण से बदल जाता है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 0 डिग्री। जबकि अगर बोलता वेग, तो वेग क्या होता है, वेग में 180 डिग्री का चेंज आता है, वेलोसिटी में 180 डिग्री का चेंज आता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि एक्सियल वेक्टर है, घूर्णन अक्ष की तरफ होती है, तो उसमें एंगल में कोई चेंज देखने को नजर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में स्थिर गति और 0.2 पाई सेकंड समय अवधि से घूम रहा है, तो कण का त्वरण क्या होगा। तो समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड आपको दे रखा है कितना, 0.2 पाई। ठीक है, 0.2 पाई दे रखा है, और रेडियस आपको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 5/100 कर लीजिए इसको। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपसे कह रहा है कि बताइए त्वरण के बारे में क्या ख्याल है। भाई आपको पता है कि जो त्वरण होता है हमारा, तो वो होता है v²/r, या जिसको हम r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई/t, 2 पाई/t का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई² r/t का स्क्वायर हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज को रख दीजिए ना यहाँ पर। अब 4 पाई², तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए r है आपका 5/100, तो ये 5/100 रखिए पहले यहाँ पर। ठीक है, और बटे में t का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, 0.04 इंटू पाई का स्क्वायर। तो देखो ये 100 इसको 4 बनाएगा और ये 4 पूरा इसको काट देगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपल आपका 5 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अगले क्वेश्चन पे करो। अब देखिए ये सवाल जो है कितना प्यारा है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, और त्रिज्या हम लोगों को दे रखी है, त्रिज्या हम लोगों को कितने दे रखी है, 0.528 एंगस्ट्रॉम हम लोगों को दे रखी है। तो कह रहा है कि कक्षा में, और वेग भी हमें दे रखा है, वेलोसिटी भी हमें दे रखी है, 2.18 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, v² होता है। ठीक है, v² कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2.18 का स्क्वायर। ठीक है, और 10⁻⁴ कितना यहाँ पर 6 है, तो 10⁻⁶ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻12 आ जाएगा, और नीचे रेडियस एंगस्ट्रॉम में है, तो 0.528 और 10⁻⁻10 कर देंगे यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.18 इंटू 2.18। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, 0.528 से, और यहाँ देखिए 12 है, ये 10 ऊपर जाएगा तो 22 बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2.18 इंटू 2.18। ठीक है, और डिवाइड करना है इसको किससे आपको, 0.52। तो जल्दी से डिवाइड कीजिए, जल्दी से फटाफट बताइए कितना आ रहा है, 2.18 इंटू 2.18। ठीक है, और डिवाइड मैं कर रहा हूँ इसको किससे, 0.528 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये लगभग 9 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये 9 बन रहा है पूरा। ठीक है, अभी मैंने करके देखा है इसको, सो ये 9 इंटू 10⁻22, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं और बताते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे करना है।
इसमें कह रहा है कि 120 चक्कर प्रति मिनट लगाने वाले फ्लाई व्हील की कोणीय गति क्या है। मतलब 1 मिनट में 120 चक्कर लगा रहा है, यानी कि 60 सेकंड में, ध्यान से समझिए, 60 सेकंड में 120 चक्कर लगा रहा है। 60 सेकंड में 120 चक्कर लगा रहा है, तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा बताओ। एक सेकंड में 120 बटे 60 करेंगे, ठीक है, तो यानी कि 2 चक्कर लगाएगा, ठीक है। और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है कोई भी, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी हो गई, 2 हर्ट्स हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका ओमेगा निकाल लीजिए, तो ओमेगा जो होता है हमारा वो 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई एफ की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 पाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 पाई कितना, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड कहां पर है, ये रहा देखो, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कोणीय गति क्या होगी। देखिए सूर्य के चारों ओर कह रहा है, सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर उसका समय अंतराल क्या होता है, बताइए जरा। सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर, ठीक है, कितना टाइम पीरियड होता है चारों ओर पृथ्वी का आवर्तकाल, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है, ठीक है, ये हमें निकालना होगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होगा। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू भाई 1 साल होगा, 365 दिन होगा, और एक दिन में कितने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और एक घंटे में 60 मिनट होती है, और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। तो इस तरीके से इसको तोड़ना होगा। अब आपको पता है कि ओमेगा जो होता है हमारा वो 2 पाई अपॉन टी होता है। तो ओमेगा अगर 2 पाई अपॉन टी होता है तो ये हो जाएगा 2 पाई, याद रखिए इसको, ये ऊपर 2 पाई रख लीजिए, ठीक है, ऊपर 2 पाई रख लीजिए, 2 पाई, और बटे कर दीजिए किससे, 365, 365 गुणा गया 24 गुणा गया 60 गुणा गया 60, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेडियन पर सेकंड, आपका आंसर आ गया। तो बताइए 2 पाई की अपॉन कितना, 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि 4 मीटर त्रिज्या वाले एक साइकिल का पहिया 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, 2 सेकंड में एक चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ठीक है। 2 सेकंड में एक चक्कर, तो एक सेकंड में कितना, यहाँ देखो ना, दो, यहाँ ऐसा समझो, 2 सेकंड में एक चक्कर, तो एक सेकंड में 1/2 चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी, 1/2 हो गई। इस तरह समझा करो, क्वेश्चन को पढ़ के समझना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि त्वरण कितना होगा, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आपको 4 मीटर दे रखी है। तो आपको पता है कि ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। और ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ का स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, एफ कितना है, 1/2 है, ठीक है। आर कितना है हमारा, आर जो है हमारा 4 है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और एफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 पाई स्क्वायर, और यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा देखो, 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। बाकी के जो बचेंगे वो आप खुद करना। तो चित्र में दिखाया गया है भाई कुछ, कह रहा है कि फिगर अलोंग साइड शोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v along a circular path of radius r, the change in velocity in going from a to b। जब वो a से b पहुंचता है तो चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। a से b जब वो पहुंचता है, यानी कि यहां से जब वो यहां पहुंचता है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, अब जब ये यहां से यहां पहुंचा तो कितना एंगल उनके बीच में है, 90 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड निकालना है, ठीक है। तो आपने वेक्टर में पढ़ रखा है भाई, हमने पढ़ाया था आपको। तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, और माइनस 2v1 v2 cos 90, cos थीटा यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो अब V2 जो है वो भी V के इक्वल है और V1 भी V के इक्वल है, बस यहाँ डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ cos 90 रख देता हूँ तो cos 90 मेरा जीरो होता है। cos 90 अगर जीरो होता है तो ये हो जाएगा √2V स्क्वायर, यानी कि √2V आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? √2V आ जाएगा। कहाँ पर है √2V? ये देखो, ये आंसर आ जाएगा आपका ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, वेक्टर का और सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद बना के कोशिश करेंगे, 14 खुद बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 15 आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। वहां जाकर आप जो है फ्री पीडीएफ फोल्डर होगा पहले ही यूट्यूब पीडीएफ करके, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आईएमएस फिजिक्स लिखा होगा, वहां पर आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही दोस्तों।